इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो देखिए ये एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इसको भी हम दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए आए दिन हम कहीं ना कहीं ऐसी खबरें सुनते रहते हैं या न्यूज़ में ये बना रहता है कि सेंटर के और स्टेट के बीच में ये किसी तरह का तनाव हो गया या किसी मुद्दे को लेकर के। तो हम समझेंगे कि आखिर में सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन क्या जो रिलेशन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रावधान है उनको भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। आज हमारा डे 14 है। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में और आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या की प्रोविजन है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम भारत में विद यूनिटरी 22। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैन बी स्टडीड अंडर द 3 हेड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए पहला तो है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव और थर्ड है फाइनेंशियल रिलेशन बोल सकते हैं आप उसको। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब है जो भी किस तरह से केंद्र और राज्य के जो लॉ बनाने के संबंध में वो किस तरह से आपस में कोरिलेट होते हैं, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 जो है या 11 एंड आर्टिकल 245 से आर्टिकल 55 के बीच में जो है सेंटर एंड स्टेट के बीच जो विधायी संबंध है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है पावर को, पावर को रख लीजिए या सब्जेक्ट मैटर को रख लीजिए अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या बोला गया है कि यूनियन लिस्ट जो होगी उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, यानी कि उसमें जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा वो भारत के क्षेत्र में, मतलब जो भी भारत का एरिया है उस पर लागू होगा, जिसमें केंद्र शासित राज्य और अन्य क्षेत्र सब इसमें आते हैं। उसके बाद अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें देखिए वो लॉ आते हैं जो विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका जो एरिया होता है वो सिर्फ इम्पैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को, और उसके बाहर जो है वो इसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हम तो इसमें देखिए एक एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय क्या है राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो, तब जब राज्य और वस्तु के बीच में संबंध पर्याप्त हो, ऐसा ये लिखा गया है लक्ष्मीकांत के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके कनकरेंट लिस्ट के बारे में, तो कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों जो है वो लॉ बना सकते हैं, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। पर कई मामलों में जो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल कर जाता है आर्टिकल 254 के अंदर। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसको हम आगे देखेंगे, तो फिर उस सिचुएशन में जो स्टेट के द्वारा लॉ बनाया जाता है वो ओवर रूल कर दिया जाता है जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। अब इसके अलावा देखिए एक चीज़ और होती है, जो संविधान ने जो क्षेत्रीय जो संविधान का जो है संविधान ने एक, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को देखें तो उसमें हमने देखा है कि एक रेजिडुअरी पावर का कॉन्सेप्ट आता था। उसी तरह से आज के समय में केवल संसद को ये पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ जो है वो बना सकती है, यानी कि अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और ये इस सिचुएशन में ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये कानून प्रत्येक इंडियन सिटीजन पर और उनके विश्व में कहीं पर भी प्रॉपर्टी पर वो लागू होता है। ऐसा लक्ष्मीकांत में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो संसद के कानून जो है वो कुछ मामलों में जो है वो ओवर रूल हो जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति जो है वो कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी गवर्नेंस के लिए कुछ नियम बना सकते हैं। जैसे इसमें आते हैं मेनली 5 यूटी आती है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव और लद्दाख। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरी इसमें कंडीशन है राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वे पार्लियामेंट के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू ना करें या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करें। तो इस तरह के पावर हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है, जैसे असम के राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्रों में प्रयोज्य ना कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे
अब आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा हमारे संविधान का शेड्यूल 6 है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद विधायी विषयों का, जैसे कि मैंने बता दिया आपको किस तरह से क्लासिफिकेशन उनका किया गया है। इसके अलावा जो है कुछ एक और चीज़ें हैं जिनका हमें आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि राज्यसभा को एम्पावर्स करता है ये आर्टिकल कि पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो स्टेट के मैटर पर भी लॉ बना सकता है। पर इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए ये सिचुएशन तब जनरेट होती है जब क्या होता है कि जैसे कुछ एक मामले होते हैं तब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। और जब हम इसकी मेनली बात करें तो जो ऐसी चीज़ हमें तब देखने को मिलती है जब किसी मतलब कि जैसे नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई यहाँ पर, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस तरह के प्रस्ताव को जो भी उस समय प्रेजेंट होते हैं मेंबर, उनकी जो भी स्ट्रेंथ होती है प्रेजेंट मेंबर की, 2/3 का समर्थन मिलना जो होता है वो जो ज़रूरी हो जाता है। ये जो फिर प्रपोज़ल होगा अगर ये पास हो जाता है तो ये 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इससे मतलब आगे जो है लगातार बढ़ाया भी जा मतलब इसे बढ़ाया जा सकता है, पर इसे सिर्फ एक बार में 1 वर्ष के लिए ही लाया 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर उससे आपको एक्सटेंशन देनी है इसको तो उसके लिए आपको फिर से एक प्रपोजल आना होगा। ये व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दों पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून और संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बात की व्यवस्था मान्य होगी। मतलब कि इस सिचुएशन में पार्लियामेंट्री लॉ जो होगा वो प्रिवेल हो जाएगा। आर्टिकल 250 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी होगी, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। अब नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंदर, सॉरी या 352, 356 एंड 360 में। तो आपने देखा होगा कि 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल में, मतलब कि जब कोई अगर आउटसाइडर कोई अटैक कर देता है या नेशनल की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को खतरा हो जाता है, तो इस सिचुएशन में जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो स्टेट लिस्ट पर भी लागू हो जाते हैं। अब उसके बाद आर्टिकल जो है 250, इफ़ 2 और मोर स्टेट कंसेंट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर देम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो ये सब जो आर्टिकल हैं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार जो है वो इस तरह के सवाल और इस तरह की हमें चीज़ें देखने को एग्ज़ाम में मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि कुछ एक चीज़ें, जैसे कि इसके बाद आते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करें हम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में भी क्या होता है, यूनियंस कंट्रोल ओवर स्टेट। अब उसमें भी देखिए आर्टिकल 256 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि स्टेट्स मस्ट कंप्लाई विद पार्लियामेंट्री लॉज, कि मतलब जो भी पार्लियामेंट के लॉ बनाए जाते हैं स्टेट्स को उनके साथ कंप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 257 बोलता है यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट, मतलब कि संघ जो है वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि कैसे रूल करना है, कैसे क्या करना है। यूनियन कैन डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस पुलिस इन स्टेट। तो ये सब चीज़ें इसमें प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव भी 256 आर्टिकल से 263 के बीच में एलोबोरेशन इनका देखने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो अब जैसे कि अगर बात करें इसके अलावा तो इंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इंटर स्टेट काउंसिल्स हमें इसके लिए देखने को मिलती है फॉर कोऑपरेशन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसको रेकमेंड किया था सरकारिया कमीशन ने, तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसको जो रेकमेंड किया था वो किया था सरकारिया कमीशन ने, ये हमारा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंटर स्टेट को लेकर के। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें हम देखेंगे जो नेक्स्ट प्रोविज़न है वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 262 के अंदर पार्लियामेंट में प्रोवाइड एडजुडिकेशन। तो इस तरह से ये जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है ये हमें देखने को मिलता है। इंटर स्टेट कॉमर्स आर्टिकल 301 एंड 307 के बीच में
इसका एलोबरेशन है फुल फेथ एंड क्रेडिट आर्टिकल 261, रिकग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस इंडिया। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। वैसे तो देखिए और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जानकारी जो है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 355, केंद्र पर 2 कर्तव्य होते हैं, जैसे कि बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। पहली चीज़ तो ये बताई गई। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि राज्य को सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। राज्य की जो भी गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर भी ये ध्यान देना होता है उन सब। फिर हमें जैसे कि आपातकालीन प्रबंध प्रावधान है वो तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। फिर हमें एक क्या देखने को मिलती है, इसके साथ हमें जुडिशरी, सिंगल जुडिशरी का प्रोविज़न हमें भारत में देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरह से सिंगल या यूनिटरी जुडिशरी का इसमें प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कि दोहरी व्यवस्था न्याय की हमें देखने को नहीं मिलती है भारत में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो इस तरह के प्रावधान इसमें हैं। और ऑल इंडिया सर्विस का प्रोविज़न फिर इसमें आता है। तो बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी हमें देखने को इसमें मिलती हैं। फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें हम आगे तो डिवीज़न ऑफ टैक्सेस की बात आती है। यूनियन टैक्सेस, एक्सक्लूसिव टैक्सेस, कस्टम्स, इनकम टैक्स, स्टेट एक्सक्लूसिव टैक्सेस में लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, शेयर्ड टैक्सेस, तो इसमें जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है और साथ में इसमें यूनियन एक्साइज आता है। ग्रांट्स एंड एड की बात करें तो आर्टिकल 275 इसमें डील करता है। फिर लोन्स की बात करें तो 293 आर्टिकल इसमें संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर्टिकल 246, A269, A270, डुअल जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल के बारे में बात होती है। फाइनेंस कमीशन हमें आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है। ये 5 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। बिटवीन टैक्सेस एंड ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर के बीच और स्टेट के बीच में इसकी रिकमेंडेशन होती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये सरकारी कमीशन हमें 1983-1988 के बीच में देखने को मिलता है। इन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए और मोर कंसल्टेशन विद स्टेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी सजेशन की कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए एक। उसके बाद जो पंछी कमीशन बना उनका फोकस था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, पहला प्रोविज़न। दूसरा था लिमिटेड मिस यूज़ ऑफ गवर्नेंस पावर्स एंड आर्टिकल 356। फिर उसके बाद था रिकमेंडेड फिक्स टेन्योर ऑफ गवर्नर, और गवर्नर के फिक्स टेन्योर के फेवर में थे ये। अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो केशवानंद भारती केस, फेडरलिज्म में पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, SR बम्बई 1994 लिमिट्स आर्टिकल 356 मिसयूज, फेडरलिज्म इज डेमोक्रेसीज कॉर्नरस्टोन। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का केस था, जिसमें स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन, इंडिया इज क्वासी फेडरल। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ट्रेंड इन स्टेट सेंट्रल रिलेशन की बात करें, एरा ऑफ सेंट्रल डोमिनेंस हमें 1950 से 1980 के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें हमें कांग्रेस की मोनोपोली देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कोalition एरा में देखने को मिलता है 1989 ऑनवर्ड्स, राइज ऑफ स्टेट्स पावर्स, मोर बार्गेनिंग, फेडरलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो 2014 के बाद हमें देखने को मिलता है। फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है हमें इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इंडेक्सेस में देखने को मिलता है, स्टेट्स कम्पीटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। क्विक रिवीजन की बात करें हम इसमें तो क्विक रिवीजन में जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253 पार्लियामेंट इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट लिस्ट। फिर उसके बाद आर्टिकल 356, 280 पंछी कमीशन, सरकारिया बम्बई केस, ये सब चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए ये तो था एक ओवरव्यू के तौर पर, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। बाकी हम इन डेप्थ के रूप में जो है कल इसको देखेंगे कि इसमें इन डेप्थ जो है क्या प्रोविज़न है, फाइनेंशियली क्या प्रोविज़न है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या प्रोविज़न है। दूसरा जो लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है वो तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, पर इसके बाद जो एक बचता है इसका कोर सेगमेंट बचता है वो है फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बारे में हम देखेंगे उसके क्या की प्रोविज़न है और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को भी बाइंड अप कर लेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें। आपकी जो भी सजेशन होगी वो मोस्ट वेलकम है। साथ में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको क्या चीज़ें जो है वो उसकी अगर कुछ लगता है कि एडिशन होना चाहिए या कुछ और चीज़ों का इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इसके लेक्चर के अंदर या कुछ सुधार किया जा सकता है,
तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आप माइंड स्प्रिंग, आप इस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है हमारा, और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।